Hello, so this is yet another part from chapter 1, The Advent of Europeans in India from class 9 सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. सो हम लोग ने पढ़ लिया था सिपॉय म्यूटिनी में क्या हुआ था. अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रिजल्ट्स ऑफ सिपॉय म्यूटिनी. सिपॉय म्यूटिनी का क्या असर रहा. ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं कि इट वॉज शेकन अप बाय द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857. उनको डर लगने लग गया कि अगर ऐसे कंटिन्यू रहा, अगर इंडियंस लोग जो है अगर नाखुश रहेंगे ब्रिटिश रूल से, तो ऑब्वियसली उनके लिए रूल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा. और तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो जो इंग्लैंड में गवर्नमेंट बैठी हुई थी, इट डिसाइडेड कि उनको नया रूल और कुछ एक्ट्स लाना पड़ेगा. एंड इट ऑल्सो डिसाइडेड कि हम लोग डायरेक्टली अभी रूल करेंगे इंडिया को, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दे डिडंट वांट टू लूज़ इंडिया एट एनी कॉस्ट. एंड वो लोग ये समझ गए थे कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडियंस लोगों को खुश रखना ही पड़ेगा. तो जिसकी वजह से वो लोग कुछ चेंजेस लाए. तो फर्स्ट चेंज क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. तो द टेरेबल चॉल्ट ऑफ सिपॉय म्यूटिनी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ शार्प अबहॉरिंग, मतलब हेट्रेड टूवर्ड्स द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड. तो ये याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, जो इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज़ से भेजी गई थी एंड वो रूल करने लग गई थी. तो लेकिन इंग्लैंड में इसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत हेट्रेड था. वाई? बिकॉज उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादती की है इंडियन लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो लोग इतना गुस्सा हो गए. तो फिर इंडियन लोग सफ़र कर रहे थे एंड देयर वाज डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट द इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी ऐसा हो, ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इट विल पे फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट, मेन पॉइंट ये है, टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ सच अपॉलिंग सिचुएशन इन फ्यूचर. तो वो लोग बात संभालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, वो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो एकदम अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेंगे इंडिया का, और वो लोग अपने हाथ में ही लेना चाहते थे. अभी कोई ट्रेडिंग कंपनी या प्राइवेट कंपनी के हाथों में नहीं देना चाहते थे, बिकॉज वो एक प्राइवेट कंपनी थी और वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही थी. अंडरस्टूड. As a consequence of transferring all responsibilities of Indian administration to English government, Board of Control and Court of Directors, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको जो कंपनी के रूल के द्वारा बनाए गए थे, जब हम लोग ने पढ़ा भी था वो लोग ने अपना अथॉरिटी लॉस कर दिया, मतलब दे वर नो मोर देयर इन द गेम, उनका पोजीशन लूज हो गया. तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वर कन्फर्ड अपॉन अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्ट्री बाय दिस न्यू एक्ट. एक न्यू एक्ट आई थी, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 on 2nd August 1858. This act entrusted the British government with the power of ruling India directly. तो हम लोग यही जानते आ रहे हैं कि इनडायरेक्टली रूल कर रही थी अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट, अभी वो डायरेक्टली रूल करेगी. और फिर उसके लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक ब्रिटिश मिनिस्ट्री क्रिएट किया नया से. और वो जो मिनिस्टर था वो उसका रिस्पॉन्स, तो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर. तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने एक नया से मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो क्रिएट किया, जिसमें जो वो मिनिस्टर था या फिर वो मिनिस्टर था जो डायरेक्टली एसोसिएटेड था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोला जाता था. उसका पोजीशन का नाम ये था. ओके. जैसे कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अगर बोलेंगे, तो इंडिया को जो अभी मिनिस्टर देख रहा था उसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. फिर अ काउंसिल वॉज फॉर्म्ड, ठीक है. उसमें ही एक काउंसिल फॉर्म किया गया जिसमें 15 मेंबर्स थे जो असिस्ट कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. A provision was made to elect 8 members from the side of English government and remaining 7 from the company out of total 15 members of the council. ठीक है. तो इंग्लिश गवर्नमेंट की साइड से, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके साइड से 8 मेंबर्स, और जो कंपनी थी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे 7 लोग आएंगे इस काउंसिल में. The secretary of the council was given the power to preside over the council, obviously, and all members were assigned the responsibility to offer suggestions. इन council member जो थे उनका क्या power था कि वो लोग क्या responsibility कि वो लोग suggestion offer करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है, मतलब
ओके, सलाह मशवरा, लेकिन सेक्रेटरी हेड था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. The secretary was required to submit all documents concerning Indian administration in the form of a report to the British Parliament once in a year. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तब से ही इवॉल्व हो चुका था, हम लोग को पता है, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. और जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट में सेशंस होता है, तो वंस इन अ ईयर सेशन होता था जिसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा, 1 साल का कच्चा चिट्ठा, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया उन लोगों ने, कितना पैसा खर्च हुआ, जो भी एवरीथिंग दे हैड टू कंपाइल इन अ रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वी शुड अपलॉड ब्रिटिश गवर्नमेंट का. ये खूबी था कि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली काम किया जब भी काम किया. ओके, इट्स नॉट दैट कि इंडियन रूलर्स या फिर मुगल रूलर्स ने कभी नहीं किया, बट इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था. ओके, फिर ये जो एक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात हो रही है 1858 की. इट कन्फर्ड अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू अपॉइंट वाइसरॉय. ओके, एक वाइसरॉय बिठाया जाएगा और उसका प्रोविंशियल हेड्स होगा उसके साथ, गवर्नर्स जिसको बोलेंगे, प्रोविंस के हेड. एंड ऑल्सो ब्रॉट द आर्मी ऑफ द कंपनी अंडर इट्स कंट्रोल. ठीक है, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, कंट्रोल में. Another important aspect of this act was that the provision for the payment of salaries and allowance of the Secretary of State for India and all officers and servants of British India government was to be made from the revenue collected in India. तो ये बहुत ही important feature है देखने के लिए कि कैसे इंडिया को रूल करने के लिए ही इंडिया का ही रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश वॉज पेइंग ऑल इट्स ऑफिसर्स. ओके, तो बाद में इसकी वजह से ही एक इश्यूज़ उठता है. दादा भाई नौरोजी इसके बारे में लिखते हैं कि कैसे क्योंकि जब रिटायरमेंट भी हो जाता था ऑफिसर लोग का, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन या रूल कर रहे थे, उनका जो पेंशन है वो भी इंडियन रेवेन्यू के कलेक्शन से ही जाता था. मतलब ब्रिटिश के लिए तो ये विन विन सिचुएशन था. फिर आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, वाइसरॉय लॉर्ड कैनिन सम्मन्ड अ दरबार एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858. तो एक दरबार या फिर एक मीटिंग टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत जनों को बुलाया गया वहाँ पे. तो 1 नवंबर 1858 को फिर वो फर्स्ट वाइसरॉय बने थे. ओके, लॉर्ड कैनिन. ठीक है, 1858 में इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कैनिन थे. तो ही डिक्लेयर हिमसेल्फ कि वो क्वीन विक्टोरिया, जो उस टाइम पे क्वीन थी इंग्लैंड की, उसके रिप्रेजेंटेटिव है. एंड ही रेड आउट द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया. तो तब ये जो प्रोक्लेमेशन था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो डिक्लेरेशन था, तब वहाँ पे उसने पूरा दरबार में प्रॉपर सेरेमनी के साथ ये सब डिक्लेयर किया. This proclamation aimed at removing the disparity and suspicion rooted in the minds of Indian subjects and native rulers. तो नेटिव रूलर्स भी थे और इंडियन सब्जेक्ट्स भी थे. तो ये दरबार का मकसद यही था कि इस प्रोक्लेमेशन में जो बात कही गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग, उसमें कुछ कुछ कहा गया था कि हम लोग कभी भी इंडियन कल्चर और रिलीजन में कभी भी हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी. एंड इट विल गिव राइट्स टू द इंडियन नेटिव रूलर्स. क्योंकि सिपाही म्यूटिनी में हम लोग ने देखा था कि कैसे जो इंडियन नेटिव रूलर्स थे, राजाएँ थे, डिस्ग्रंटल राजा, उन्होंने भी पार्ट लिया था सिपाही म्यूटिनी में. क्योंकि ऐसा देखा गया था जो कंपनी थी उन्होंने उनसे राइट्स कुछ छीन लिए थे. ओके, तो इसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे. तो अभी इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ख्याल रखा कि वो लोग ये उनको बता दे कि हम लोग कभी भी तुम लोग से तुम्हारा राइट्स नहीं छीनेंगे. ओके.